नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने आज केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। केजरीवाल 15 अप्रैल तक रहेंगे जेल में। तो इस वक्त की अहम जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। केजरीवाल 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी पहले ही निकलकर सामने आ रही थी कि न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा जा सकता है। कोर्ट का फैसला केजरीवाल की पेशी के दौरान आया है। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा। ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। पूरे मामले में जिस तरह से ईडी लगातार सबूतों की बात कर रही है, इस केस को लेकर आबकारी घोटाले मामले में ईडी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों में सोमवार को अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हुई। पहला मामला केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था। इसके अलावा सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरा मामला केजरीवाल की रिमांड को लेकर था, जिसमें केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने उन्हें राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट के बाहर केजरीवाल ने मीडिया से कहा, ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए प्रियंका, जैसा कि सुबह से ही आशंका जताई जा रही थी कि आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट पर पेश किया जाएगा, तो उस समय जो आज है, भले ही ईडी जो है वो कस्टडी की डिमांड करे, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है कि उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। और कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया उसमें साफ तौर पर देखने को मिला। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास में जो ईडी की टीम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट में लेकर पहुंची, जहां उनकी पेशी हुई और सुनवाई के दौरान 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी अब ये कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ठिकाना होने वाला है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल होने वाला है। उन्हें 15 अप्रैल तक अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बिताना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, वो आज कोर्ट की सुनवाई के बाद जो कोर्ट का फैसला है उसमें साफ तौर पर देखने को मिला। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बोलते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, देश के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जरूर तंज कसा, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब फिलहाल आने वाली 15 अप्रैल तक के लिए उनका जो ठिकाना है वो दिल्ली का तिहाड़ जेल होने। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, दूसरी तरफ ईडी ने जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसके तहत न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। इस पूरे मामले में अब ईडी की कार्रवाई आगे किस तरह से चलेगी? देखिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात ये होगी प्रियंका कि अब ईडी जो है वो आगे किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्या क्या जो और तथ्य है उस पर जांच पड़ताल करती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था हाल ही में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब ईडी कस्टडी थी, जब वो मुख्यमंत्री ईडी कस्टडी में थे, तो उस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने समन भेजा था और कैलाश गहलोत को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। अभी फिलहाल अब ये जताया जा रहा है कि इस पूछताछ के दौरान जो ईडी की टीम है ये संभावना जताई जा रही है कि अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आमने सामने जो फ्रंट है
वो भी करवाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो ईडी की टीम है वो आगे जांच को अपनी बढ़ाएगी। फिलहाल अब आज के सबसे बड़ा फैसला कोर्ट का यही आया है कि उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में ईडी ने जिस तरह से कोर्ट में ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं, फोन की भी डिमांड ईडी के द्वारा की जा रही थी जिसे अरविंद केजरीवाल ने ईडी के हवाले नहीं किया है। इस पूरे मामले में आगे ईडी को कहां तक स्वतंत्रता दी जाएगी, जांच में किस हद तक ईडी आगे बढ़ सकती है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, ये देखने वाली बात होगी कि न केवल फोन की बल्कि अन्य जो डेटा जो बरामद किया उन डेटा की बात कही गई है। इतना ही बल्कि जो सामने बात आ रही है कि वो इनकम टैक्स का जो ITR की जो बात है वो भी कही गई है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया कि जिससे ताकि जो मनी ट्रेल की बात है, जो बार बार इस कथित शराब घोटाले में जो मनी ट्रेल की जो बात सामने आ रही है, जिस तरीके से बार बार बोला जा रहा है कि मनी ट्रेल के जरिए जो पूरा का पूरा कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि हवाला के जरिए पैसा आया और उस पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। तो वो तमाम जो मनी ट्रेल है उसको जोड़ने का प्रयास जो है वो ईडी की टीम करने में लगी और उसी के लिए चाहे वो तमाम डेटा की बात करें, मोबाइल की बात करें या ITR की बात करें, उन तमाम चीजों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि कितना सहयोग जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिलता है, क्योंकि ईडी बार बार ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट की दलीलें निकलकर सामने आई है, ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा विजय नायर को लेकर भी एक ईडी की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी पर भी सवाल उठाया था कि आप क्यों कस्टडी की मांग कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ईडी का अधिकार है कि रिमांड बढ़ाकर जांच को आगे बढ़ाया जाए। देखिए मैंने बिल्कुल इसमें न केवल ये बातें बल्कि इससे पिछली बार जब राउरकेला कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी की गई थी तो उस समय भी देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद पैरवी के दौरान जब उन्होंने बातें रखी कि किस तरीके से बार बार कई बार बयान लिए जा रहे हैं और जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया जा रहा है तब तक बार बार जो स्टेटमेंट है वो ईडी की तरफ से लिया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जैसे ही तमाम जो गवाह है और लोग जो इस जांच में हैं उनका जैसे वो लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं तो उसके बाद ही वो स्टेटमेंट जो है वो रोक दी जाती है, यानी कि उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। तो ये तमाम जो बातें वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार की जा रही है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार पूरी जांच में सामने क्या आता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले चाहे आप नेता संजय सिंह हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें तो तमाम जो नेता है जब भी उन्हें पकड़ा गया, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से तो वो लंबे समय से उन्हें जो है न्यायिक हिरासत की बात करें कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा जा सकता है कि उस समय के बाद से अब तक तिहाड़ जेल में उन्हें अपना समय बिताना पड़ा और अब जो नंबर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आ गया है, जो कि अब उन्हें आज यहाँ से तिहाड़ जेल में भेजने की तैयारी है वो की जा रही है। उसके बाद उनका जो ठिकाना है वो तिहाड़ जेल होना। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर, विपक्ष में अभी भी आपसी कलह। यूपी में पीडीए वर्सेस पीडीएम की लड़ाई, मुख्तार अंसारी की मौत बना मुद्दा। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिजनों से की मुलाकात। वहीं आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे धर्मेंद्र यादव। आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे धर्मेंद्र यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर, विपक्ष में अभी भी आपसी कलह। आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करेंगे धर्मेंद्र यादव। विपक्ष में अभी भी आपसी कलह बरकरार। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से रमन मिश्रा संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत यूपी में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, एक तरफ पीडीए की बात और दूसरी तरफ ओवैसी और पल्लवी पटेल जिस तरह से साथ में आए हैं, गठबंधन किया है, पीडीएम की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की है। क्या कुछ नए समीकरण भी बनते हुए देख पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल प्रियंका, कल पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उत्तर प्रदेश में
चौथा फ्रंट तैयार हो गया है। जहां पहले एनडीए और इंडिया की सीधी लड़ाई की बात की जा रही थी, उसके बाद बसपा ने इंडिया की एंट्री नहीं की और 3 फ्रंट उत्तर प्रदेश की सियासत में तैयार हुए और कल चौथा फ्रंट है पीडीएम तैयार हो गया है। ऐसे में अब एनडीए के खिलाफ जो है वो तीन फ्रंट लड़ेंगे, जिसमें कि चाहे इंडिया मान लीजिए या पीडीएम मान लीजिए, बसपा और पीडीएम। बात रही, आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने इस चीज को साफ किया है कि वह पीडीए की पक्षधर थी और पीडीए की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के कई बयानों को लेकर, जिसमें वो कभी पीडीए में ए का मतलब अगड़ा कर देते थे, ए का मतलब आदिवासी, ए का मतलब आधी आबादी, ए का मतलब कुछ भी कर देते थे, ऑल कर देते थे। ऐसे में उन्होंने कहा पारदर्शिता बहुत जरूरी है और पारदर्शिता ये है कि ए को हटाकर एम सीधा कर दिया जाए। एम का मतलब मुस्लिम, यानी कि पिछड़ा दलित मुस्लिम। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने साथ में आकर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस बिरादरी जिस वर्ग की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसी बिरादरी उसी वर्ग से पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं। ऐसे में जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें अखिलेश यादव के पास अब इतना बड़ा नेता नहीं बचा है, क्योंकि आजम खान जेल में है और साथ में जो कई और मुस्लिम नेता थे वो भी कहीं ना कहीं नदारत दिख रहे हैं। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरह से एंट्री करना और पल्लवी पटेल जो कि अभी तक सपा से विधायक हैं, उनके साथ आना अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं बड़ा संकट खड़ा कर देगा। बात रही मुख्तार अंसारी के मुद्दे की, तो मुख्तार अंसारी के परिवार से जो असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की, वहां पे जाके ढांढस बंधाया और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मुलाकात करी और सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया। वही बात करें सपा और बसपा की, यानी कि मायावती और अखिलेश यादव की, तो इन लोगों ने ट्विटर के जरिए विरोध तो जताया था, कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे मुख्तार अंसारी की मौत पर, लेकिन अभी तक ये लोग मुख्तार अंसारी परिवार से मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें, इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हाल ही में सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं और जो इस परिवार की राजनीति रही है वो ज्यादा दिन तक बसपा के साथ में रही है। ऐसे में बसपा का भी कोई प्रतिनिधि मंडल वहां नहीं पहुंचा है, जो बड़ा सवाल बना हुआ है। वही जो चर्चा की जा रही है कि मुख्तार अंसारी 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेंगे। हालांकि विपक्ष इसे किस तरीके से भुनाता है या फिर इसे एनडीए जो सत्ता पक्ष है वो किस तरीके से रखता है, ये चुनाव में देखने लायक होगा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से जाकर मुलाकात की है, उनके समर्थकों के साथ खड़ा होने की बात की है, क्या आने वाले समय में, हालांकि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, लेकिन आने वाले समय में ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ क्या ये परिवार सामने आ सकता है? अभी तो सपा की बात करें तो जिस तरीके से उनका मुख्तार अंसारी के एक भाई सबूतुल्लाह अंसारी का बेटा मन्नू अंसारी भी सपा से विधायक है। बात करें अब्बास अंसारी की, तो सपा अखिलेश यादव के ही दबाव में वह उनके राजभर की पार्टी से टिकट मिला था, उससे वह भी उनकी पार्टी से वह विधायक है। और साथ ही अफजाल अंसारी हाल ही में बसपा के सांसद, सिटिंग सांसद है, लेकिन अब वो सपा से प्रत्याशी हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ जाना कहीं ना कहीं ऐसा आसान नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे हैं, ये संदेश देने का सीधा है कि इनका जो पीडीएम है वो अल्पसंख्यक समाज के साथ सीधा खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान का परिवार और अंसारी परिवार दो बड़े परिवार हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बनाए रखने के लिए अपनी तरफ जब आजम खान जेल चले गए तो सपा ने सीधा दाव अंसारी परिवार पर लगा दिया है। ऐसे तो इसका क्लियर है कि अंसारी परिवार अभी तो सपा या इनके पीडीएम के खेमे में आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर राजनीति में कुछ भी हो सकता है अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंचे हैं तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से मुलाकात की है और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के
दौरे। गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन आज। गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन आज। मंगलवार को राजस्थान दौरे पर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज जोधपुर में शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक लेंगे अमित शाह। आज जोधपुर में शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक लेंगे अमित शाह। राजस्थान की 25 सीटों पर हैट्रिक के लिए बीजेपी का नया प्लान। राजस्थान की 25 सीटों पर हैट्रिक के लिए बीजेपी का नया प्लान। अमित शाह ने नेता कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। अमित शाह ने नेता और कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है चुनाव। पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है चुनाव। आज जोधपुर में शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक लेंगे अमित शाह। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। जो राहुल, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, शक्ति केंद्र संयोजकों से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ गुरु मंत्र वहां पर देते हुए नजर आएंगे अमित शाह? प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर है। कल वो जयपुर पहुंचे थे और आज वो जयपुर पहुंचेंगे और शिक्षक कोर कमेटी की बैठक लेंगे और वहां पर जिस तरह से बीजेपी का एक मूल मंत्र है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे। इस तरह से कल जयपुर वो एयरपोर्ट के जरिए होटल ललित में उन्होंने एक मीटिंग की थी जहां 7 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक ली थी, जहां पर बीजेपी की हैट्रिक और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एनडीए 400 पार के जिस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है उसका मूल मंत्र कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कुंभा है वो लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। कल भी बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं और कई सारे जो कांग्रेसी है उनको कल प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने माला और दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। आज जिस तरह का जोधपुर में दौरा है, आज वहाँ जोधपुर में पोलो ग्राउंड में सभा होनी है, वहाँ पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेगा। आपको बता दें राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और कार्यक्रम संयोजक मदन राठौड़, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देवेंद्र सलोच और तमाम जितने भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां मौजूद रहने वाले हैं। और इस बार इस तरह से बीजेपी की जो हैट्रिक है उसको कहीं ना कहीं राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान में इस बार चुनावी प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस भी जिस तरह लगातार उनके भी दौरे अब राजस्थान में होने वाले हैं। 6 अप्रैल को खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचेंगे और बड़े रोड शो यहाँ करने वाले हैं। इस बार जो भाजपा है उनका फोकस खासकर शेखावाटी रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर चूरू की बात करें, नागौर, सीकर, ये जो तमाम लोकसभा सीट है जिन पर इस बार राजस्थान में बीजेपी का खासा फोकस है, क्योंकि चूरू से राहुल कस्बा जो पिछली बार बीजेपी से सांसद है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। वहां चूरू में राहुल कस्बा का काफी वर्चस्व देखने को मिला है। उनकी जगह बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया पे दाव खेला है। सुबेरानंद जी महाराज को फिर से एक बार तीन बार टिकट में उतारा है और अब नागौर में भी जिस तरह से पहले आरएलपी के साथ गठबंधन में थी बीजेपी, अब आरएलपी से खुद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। वहीं अगर जोधपुर की बात करें, जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पे फिर से भरोसा जताया है। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का कहीं ना कहीं पार्टी में बहुत विरोध देखने को मिला है। कहीं ना जो पार्टी कार्यकर्ता है वो उनसे नाराज है। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो प्रदेश में बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं ये है कि जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है, जो सांसद है, उनसे कहीं ना कहीं खासी नाराजगी इस बार देखने को मिल रही है। हालांकि जो प्रदेश की जनता है और देश की जो जनता है वो प्रधानमंत्री को जरूर चाहते हैं, लेकिन जो इस बार जिस तरह की चीजें देखने को मिली कि वहाँ के जो स्थानीय है या जो भी सांसद है, विधायक है, उनसे खासी नाराजगी अब जताई जा रही है। जी बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।